हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फिर से हमारी इस जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, वर्ग 3 के रिगार्डिंग जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रश्नों के द्वारा, सुपर प्रीवियस ईयर प्रश्नों के द्वारा जो हमारे पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के द्वारा प्यारे मित्रों आप सबकी तैयारी मैं करा रहा हूं। मैं चयनित हूं और आपको भी चयन कराने का मेरा प्रयास है। प्यारे मित्रों, आज हम लेंगे हिंदी विषय के सुपर पेडागोजी के प्रश्न जो कि आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूं। पहला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर को ध्यान से करेंगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए। प्यारे मित्रों, जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा होती है प्राथमिक लैंग्वेज कहलाता है। इस पर आधारित मैंने प्रश्न आपको सुबह बनाए हुए हैं गणित पर। अभी आप लोग जाके देख लें, आप लोगों ने गणित का नहीं देखा है तो। मातृभाषा, मदर टंग जो होता है, हर बच्चे की मातृभाषा उसकी प्राथमिक भाषा होती है। और हमारा उद्देश्य क्या होता है, जब हम कक्षा में जाएं तो हम जो भी टीचिंग करें, जो भी अवधारणा क्लियर करें, हमारी जो लैंग्वेज है बच्चों की घर की भाषा और आस पड़ोस की भाषा से उसका जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या कि बच्चे कभी भी ये ना समझें कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो अलग भाषा में पढ़ा रहे हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, हट सकते हैं, ठहराव नहीं होगा ऐसे में। तो घर की भाषा और स्कूल की भाषा में जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो सके। पहला क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन लेंगे आपके साथ। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप डैश। मतलब क्या, हम जब पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो एकांकी पढ़ा रहे हैं। एकांकी में हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी? बिल्कुल नहीं। याद जैसे शब्द, कंठस्थ, देखिए याद प्यारे मित्रों, याद, कंठस्थ और रोट मतलब रटंत पद्धति, ये सब नेगेटिव शब्द हैं। ऐसे ऑप्शंस को आपको डिलीट करते जाना है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे लूंगा मैं, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी? बिल्कुल सही है, मंचन करवा सकते हैं। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी? बिल्कुल, ये भी सही है। पर यहाँ पर प्यारे मित्रों, आप लोग यहाँ पर दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं आपके। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। मतलब एक लड़की के रूप में पूछ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ज्यादातर आप किस पे क्लिक करेंगे? आपका आंसर ऐसा होना चाहिए प्यारे मित्रों जहां पर बच्चों एक्टिव है, बच्चा एक्टिव हो, बच्चा खुद करे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो है बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा होगा, मंचन करवाएंगे। यदि बच्चा उसे बाय एक्शन करेगा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग करेगा, जब हम बच्चों को कराएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी बच्चों को बताए या पढ़ाए या सुनाए, तो आप क्या करें, वो सी कहानी को बच्चों से लिखवाने को कहें या फिर उसका अंतिम पॉइंट ना बताएं और बच्चों से पूछें कि इस कहानी का अंत क्या होगा, अपना अपना अंत लिख के दिखाओ। तो बच्चे को यहाँ पर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता निकल के आती है। तो ऐसे प्रश्न हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की विधाएं लेके आया है। आपको याद रखना है कि कौन सी विधा क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसे क्लियर कर सके। नाटक एक आत्मकथा, नाटक आत्मकथा आप लोग याद रखेंगे, विज्ञान कथा है ये, क्लियर है। एकांकी और जीवनी व्यंग है। उपन्यास डायरी पुस्तक समीक्षा है। कहानी यात्रा वृतांत पर्यालोचन है। आलोचना रिपोर्टाज साक्षात्कार। निबंध कविता संस्मरण लघुकथा रेखाचित्र फैशन कॉमेडी। ये सारे क्या है प्यारे मित्र, आपके हिंदी साहित्य की विधाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा जो होती है खुद के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी भी खुद के द्वारा लिखी जाती है, दूसरों के द्वारा भी लिखी जाती है। डायरी कोई भी इंसान खुद से लिखता है। यात्रा वृत्तांत भी खुद से लिखे जाते हैं। मतलब जब आप किसी जगह की यात्रा कर रहे हो, कोई प्लेस की यात्रा कर रहे हो, तब आप यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 पर लूंगा प्यारे मित्रों आप सबको मैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो एंड तक बने रहेगा, तभी आपको सारी जानकारी, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, अभी सुबह वाली क्लास में मैंने गणित की क्लास में भाषा पर बेस्ड
प्राथमिक भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा पर बहुत अच्छा सेशन लिया है, आप लोग अवश्य देखना। जब हम बात करते हैं भाषा की तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, मतलब क्या कि बच्चों को यदि मातृभाषा तो आती है, पर बच्चों को यदि हम द्वितीय भाषा सिखा रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप खुद समझ पा रहे होंगे, शिक्षक का रवैया बहुत जरूरी है, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का सहयोग बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को सीखने के लिए। अभिवृत्ति मतलब प्रेजेंटेशन, नजरिया, वो ही बहुत जरूरी है, बच्चे की रुचि बहुत जरूरी है। अभिव्यक्ति मतलब रुचि कर लेंगे आप लोग कि बच्चे की रुचि है भी या नहीं द्वितीय लैंग्वेज को सीखने में, द्वितीय भाषा को सीखने में। भाषा की परीक्षा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, पेरेंट्स से कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस और प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप सीधे मूल्यांकन लेंगे किसी भी चीज का तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है। भाषा की परीक्षा क्यों लेंगे, बच्चे को खुद नहीं पता वो कौन सी भाषा सीख रहा है, या भी आप भाषा की परीक्षा लेने चले जाएंगे तो बच्चा कभी भी भाषा को नहीं सीखेगा। अभी यहाँ पर आपको मैं तीनों भाषाओं के बारे में सिखाता हूं, मैं त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, फिर भी रिवाइज कर देते हैं एक बार और। प्रथम भाषा की जब आप बात करेंगे हमेशा मातृभाषा रहेगी, प्रथम भाषा हमेशा आपकी मातृभाषा रहेगी। द्वितीय भाषा हमेशा आप याद रखेंगे हिंदी या अंग्रेजी, याद रखिए, जैसे कि आप लोगों ने अभी सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी लिया है। तीसरा आप लोग याद रखेंगे कोई भी क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में बच्चा है वो क्षेत्रीय भाषा, ये त्रिभाषा फॉर्मूला कहलाता है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप लोगों को मैं, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। जब हम बात करते हैं राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब लिखना और पढ़ने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, आपको छांटना है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, बिल्कुल सही है, लिखना सीखना जटिल है, ये तो बहुत सही उत्तर है इसका। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, नहीं, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं, ये भी सही है। पर प्यारे मित्रों, अभी आपको याद रखना है कि जब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, यहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना, लिखते जाना। जब हम बात करते हैं लिखना की तो ये सबसे जटिल होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे जटिल कौशल है ये भाषा सीखने के। आप सबको पता है LSRW होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका उत्तर तो पहले आप कर लेंगे, डी नंबर, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। क्लियर है। कुछ चीजें और नोट कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग जरा, देखिए बताता हूं मैं। जब हम बात करते हैं सुनना और पढ़ना, ये दोनों अर्थ ग्रहण करने वाली प्रक्रियाएं हैं, अर्थात हम इनमें अर्थ को ग्रहण करते हैं, है ना, सुनते हैं तो भी अर्थ ग्रहण करते हैं और पढ़ते हैं तो भी अर्थ ग्रहण करते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, बोलना और लिखना, ये विचार व्यक्त करने वाली प्रक्रियाएं हैं, हम यहां पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये चारों जो है अंतः संबंधित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पे लेकर चलूंगा आप लोगों को, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। पद्य और गद्य और नाटक हमारी देश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। इस प्रश्न की जब हम चर्चा करते हैं तो जब हम कक्षा में होते हैं तो हमारे जो पद्य हैं और गद्य हैं
पद्य और गद्य हमारी डैश संवेदना, मतलब हमारी किस प्रकार के संवेदना को धार प्रदान करते हैं, और साथ साथ में हमारे जीवन के डैश पहलू, मतलब जीवन के कौन से पहलू को समृद्ध करते हैं। जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं, ऑप्शन पे चलूंगा, हमारी जीवन के हमारी भाषिक संवेदना और सौंदर्यात्मक बिल्कुल हो सकता है, भाषिक और ज्ञानात्मक नहीं, ज्ञानात्मक नहीं आएगा, सांस्कृतिक और साहित्यिक ये भी नहीं आएगा, सांस्कृतिक और भौतिक ये भी नहीं। आपका ऑप्शन देखिए जरा, जो ऑप्शन इसका है उसका होगा पद्य और गद्य नाटक हमारी भाषिक संवेदना को, पद्य से, गद्य से और नाटक से हमारी जो भाषिक संवेदना है, मतलब भाषा के प्रति हमारे जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, उसको धार प्रदान करता है। उसके साथ साथ में हमारे जीवन को सौंदर्यात्मक पहलू को समृद्ध बनाता है। बिल्कुल सही है, पद्य से, गद्य से और नाटक से हमारी जो सौंदर्यात्मक जीवन है, पहलू है, उसको समृद्ध बनाने का कार्य भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6 देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। प्यारे मित्रों, एंड तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई भी एक भाषा कितने लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है बोल रहे हैं, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई भी एक भाषा 3 लिपियों में लिखी जा सकती है, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, सीमित लिपियों में लिखी जा सकती है, या फिर एक लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। जब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों, तो आप लोग नोट करते जाना मेरे साथ में। देखिए, जब हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा तो आपको पता है, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं भाषा कहलाती है ना। ठीक, अच्छा, अब आप यहाँ नोट करना, संसार की सभी भाषाओं को, जितने भी भाषा हैं उनको हम केवल एक ही लिपि में लिख सकते हैं। संसार की सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, परंतु एक भाषा को लिखने के लिए, किसी एक भाषा को लिखने के लिए हम एक ही लिपि का प्रयोग करते हैं, एक ही लिपि का हम प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही बोल रहा है कोई एक भाषा को कितने लिपि में लिख सकते हैं, वही बताया मैंने, संसार की सभी भाषाओं को हम किसी भी एक लिपि में और साथ साथ में सभी लिपियों में हम इसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, सभी भाषाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक भाषा को डेश, अच्छा इसका उत्तर तो आप लोग नोट कर लेंगे, एक भाषा को एक ही लिपि में लिख सकते हैं, यहाँ सभी नहीं करेंगे। मैंने जो बताया आपको, संसार की सभी भाषाओं को केवल एक ही लिपि में लिख सकते हैं, पर किसी एक भाषा को लिखने के लिए संसार की सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बताया मैंने, किसी एक भाषा को लिखने के लिए संसार की सभी, तो ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, आपका उत्तर यहाँ पर सभी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं, संसार की किसी एक भाषा को लिखने के लिए आप सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हो, सभी लिपियों का। क्लियर है प्यारे मित्रों, और एक भाषा को लिखने के लिए अपन भी सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको, नोट करिएगा। फिर से गड़बड़ बता दिया क्या मैंने, एक मिनट रुकिए। मैं ये बोल रहा हूं, एक भाषा को लिखने के लिए सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक भाषा को लिखने के लिए सभी लिपियों का, पर संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए केवल एक लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, अब नोट कर लेंगे आप। ठीक, अच्छा अब क्लियर है। अच्छा, एक और चीज सिखा रहा हूं आपको, नोट करना। जैसे अंग्रेजी भाषा को अपन लोग देवनागरी में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट करिएगा। जैसे कि आई स्टडी इन क्लास 4, मतलब मैंने कैसे लिख दिया आपके लिए, देखिए आई स्टडी इन क्लास 4 देवनागरी में लिख दिया है ना। ठीक, इस तरह से तो आप क्लियर कर लेंगे। एक बार और बता देता हूं आपको मैं कि कोई भी एक भाषा को अपन कितने लिपि में लिख सकते हैं, संसार की सभी भाषाओं को एक लिपि में लिख सकते हैं, पर किसी एक भाषा के लिए हम बहुत सारी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। क्या बोल रहे हैं, वाणी और लेखन में, मतलब जो आप बोल रहे हो और उसको लिखने में क्या अंतर है, लिखित भाषा किस स्तर पर देखी जाती है और कैसी होती है, पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा
चेतन स्तर पर और स्वाभाविक होती है। अचेतन लिखित भाषा अचेतन और कालबद्ध होती है। लिखित भाषा अचेतन और स्वाभाविक होती है। लिखित भाषा सचेतन और कालबद्ध होती है। जब हम बात करते हैं लिखित भाषा की तो यहाँ देखिए जरा आप लोग, अचेतन तो होगी नहीं, अचेतन वाला ऑप्शन तो गड़बड़ कर दो आप, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए जरा, लिखित भाषा चेतन और स्वाभाविक, सचेतन और कालबद्ध, मतलब क्या, चेतना पर आधारित होती है और स्वाभाविक होती है। इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। जब हम बात करते हैं वाणी की, नोट करना, वाणी क्या है प्यारे मित्रों? वाणी हमारे मौखिक भाषा का रूप है। भाषा का एक मौखिक रूप होता है, आपको पता है, वाणी। और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको हम यदि लिपिबद्ध कर दें, मतलब लिपि के रूप में परिणित कर दें, तो वो क्या बन जाती है? लिखित भाषा कहलाती है ना। और अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनों तो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने वाले कार्य होते हैं, चाहे वाणी से हो चाहे लिखित अवस्था से हो। हम जो भी कार्य करते हैं अभिव्यक्ति का ही कार्य करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें और नोट कर लेना आप लोग मेरे साथ में, कि लेखन जो होता है, ध्यान रखना, ये सचेतन होता है और कालबद्ध होता है, समय अनुसार होता है। याद रखेंगे प्यारे मित्रों, ठीक। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 लूंगा आपके साथ में, समझ में आ रहा है तो एंड तक बने रहेगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करना। भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, मतलब भाषा के कक्ष में जब आप बच्चों को लैंग्वेज की टीचिंग करा रहे हो और समावेशी वातावरण में निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बिल्कुल सही है। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये भी सही है। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। समझना यहाँ पर, जब हम बात करते हैं बच्चों के समावेशी वातावरण के निर्माण करने के लिए, तब यहाँ पर समझना, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। भाषा कक्षा कक्ष में जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तब हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की, कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस पक्ष में कमजोर है और उस पक्ष को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, किस तरह से उसके स्तर में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर लेकर चलूंगा आपको मैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। आपसे पूछ रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण सर्वाधिक संबंध किससे रखता है? आप बताएंगे पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से, बिल्कुल नहीं। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। जब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की, मतलब 6वीं से 8वीं तक की, तो पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, बिल्कुल सही है। बच्चा इस लायक हो जाए कि जो भी सामग्री वह पढ़ रहा है उसमें चिंतन कर सके, उसमें आलोचना समालोचना कर सके, ये उसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 10 पर लूंगा आपके साथ में। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित किसका माध्यम नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि नियमबद्ध श्रृंखला तो है भाषा, पर भाषा नियमबद्ध श्रृंखला के साथ साथ में नियंत्रित सौंदर्यबद्ध का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संस्कृति का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है, बिल्कुल सही है। भाषा केवल संप्रेषण वश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 लूंगा आपके साथ में। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या कि कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनका आप, जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं सतत आकलन। प्यारे मित्रों, आप लोग मेरे साथ नोट करना, सतत आकलन मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं सतत आकलन की, तो एक टर्म आप लोग ध्यान से सीखना यहाँ पर, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस, लिखते जाइए प्यारे मित्रों मेरे साथ आप लोग,
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो आप लोग नोट करना मेरे साथ में, सतत का अर्थ लिखना। सतत मतलब होता है लगातार। व्यापक का अर्थ लिखना प्यारे मित्रों, व्यापक का मतलब होता है केवल शैक्षिक बस नहीं, सहशैक्षिक। प्यारे मित्रों, सहशैक्षिक क्षेत्र भी होता है, और मूल्यांकन मतलब तो आकलन करना होता है। नोट कर लेंगे। तो क्या होता है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब यदि आप बच्चों का सतत आकलन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा, लिखित परीक्षा। क्या हम आकलन में लिखित परीक्षा करते हैं? नहीं। मौखिक परीक्षा भी नहीं करते। व्याकरण की जानकारी नहीं। हम बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि बच्चा क्या भाषा का प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम लगातार बच्चों का आकलन करते हैं, बच्चों पर दृष्टि रखते हैं, जिससे हम पता चलता है कि बच्चा क्या सीखा है, कितना सीखा और कैसे सीखा है। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 12 लूंगा आपके साथ। बहुत प्यारा प्रश्न, एक अवधारणात्मक प्रश्न है, आप पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर देंगे। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करती है, मतलब जो उसके बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको पढ़ाते समय टीएलएम का प्रयोग करती है। कौन कौन से टीएलएम है? दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर केवल मनोरंजन नहीं किया जा रहा है। टीएलएम का प्रयोग करने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, नहीं, टीएलएम से नियंत्रण में नहीं रखे जाते। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। यहां पर ध्यान देना है आपको, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। यहां पर सही बच्चों की रुचि का ध्यान में रखना ही इसका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? वेल फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं भाषा की और भाषा और समाज के साथ संपर्क की, तो आप ध्यान रखना, समाज और भाषा को जोड़ने का काम केवल एक ही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किया है, वो है वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की साहब ने सीधे साफ तौर पे कहा है कि बच्चा जो भी सीखता है भाषा से संबंधित, वो समाज के साथ संपर्क करके ही सीखता है। इसलिए इन्होंने प्यारे मित्रों दो टर्मोलॉजी दिए हैं, एक जेडपीडी और एक आपका स्केप फोल्डिंग। जेडपीडी और स्केप फोल्डिंग। जेडपीडी के ऊपर मैंने पहले ही आपके साथ परिचर्चा कर रखा है। स्केप फोल्डिंग के ऊपर भी मैंने चर्चा की है आपके साथ में, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लेना। यहाँ पर मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जेडपीडी का फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्लियर है? लिख लेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके फोल्डिंग भी आपके ऊपर मैंने चर्चा कर लिया है, आप लोग देख लेना। अच्छा, अलग ऑप्शंस पे एक बात करते हैं अपन। पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बाद चॉम्स्की साहब ने तो बहुत शानदार कथन दिया है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण क्षमता दिया है इन्होंने, याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसके बचपन से ही, उसके शुरुआत से ही किसी भी भाषा को सीखने के उसके पास में व्याकरण की क्षमता होती है। ठीक है, स्किनर साहब ने पुनर्वर्ण को महत्व दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट लूंगा आपके साथ में। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषा अर्जन मतलब भाषा को एक्विजिशन करते हैं, भाषा को अर्जन करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो भाषा को अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। क्या भाषा के नियमों को रटते हैं? कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं
भाषा को अर्जित करने की, तो यहाँ पर हम लोग नोट करना, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ना कि रटते हैं। रटने वाली प्रवृत्ति तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। त्रुटियां नहीं करते, क्या करते हैं त्रुटियां? त्रुटियां करते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लूँ, क्वेश्चन नंबर 15। अंतिम प्रश्न आपके साथ लूंगा, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः किससे ग्रसित है? प्यारे मित्रों, ये एक पठन संबंधी अक्षमता के बारे में चर्चा कर रहा है। और आप सबको पता है, मैंने पठन संबंधी अक्षमता के बारे में आपको बताया है कि जब बच्चा पढ़ने में अक्षम हो, पढ़ने में बार बार अटके, तो बच्चा किससे ग्रसित है? आपको पता है, डिसलेक्सिया से। प्यारे मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने संबंधी यदि अक्षमता आए तो डिसलेक्सिया क्लिक करना है। इसके बाद अन्य ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग को बता दूं मैं, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित अक्षमता है। यदि बच्चा गणित में समान जोड़ घटाव ना कर सके तो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। डिसग्राफिया की बात करते, बच्चा यदि लिखने में समस्या कर रहा है, बच्चे से यदि लिखते नहीं बन रहा है, या कुछ समस्याओं का मतलब मान लीजिए ए को बी या बी को भी लिख रहा है, तो वो लेखन संबंधी अक्षमता है, डिसग्राफिया है। डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं, भाषा संबंधी अक्षमता है ये, मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, भाषा संबंधी अक्षमता कहलाती है। तो ये थी आज की सुपर 15 प्रश्नों की सीरीज। प्यारे मित्रों, आप सबके साथ में साझा किया मैंने। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की तैयारी आप सबकी होती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।